हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है जीत गया शैतान। ये एक सीरीज की ही कॉमिक्स है दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। ये इसका आप पहला पेज देख सकते हैं दोस्तों। ये एक सीरीज की कॉमिक्स है दोस्तों, काफ़ी अच्छी सीरीज है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। शहर से बाहर स्थित क्रेसर, जिसमें खड़े नरेश मेहता के चेहरे पे मौजूद थे संतोष के भाव। और वे भाव नरेश मेहता के चेहरे पे आते भी क्यों ना, उसका वह प्रयास जो ठीक सफलता के कागार पर पहुंच चुका था, जिसने उनको नाकों चने चबा दिए थे। आखिर आखिर मेरी जी तोड़ मेहनत रंग लाई। लाख मुश्किलों के बाद आज आखिर वह क्षण आ ही गया जब वह शैतान मौत के मुंह में जा रहा है। अब एक पल ही तो लगता है इसे मशीन तक और फिर मौत तक पहुंचने में। सचमुच पल पल की ही दूरी थी सनी और उसकी मौत के बीच। लेकिन एक पल में तो बहुत कुछ घट सकता है, जैसे यह क्रियाज और कड़ चील के टकराने से एक जबरदस्त शॉर्ट सर्किट हो गया। इसी के साथ मशीन रुक गई। ओह नो, इस चील ने ऐन वक्त पर कंट्रोल पैनल से टकराने की वजह से हुए शॉर्ट सर्किट ने मशीन को ठीक तब रोक डाला जब उस शैतान का सिर मशीन में जाने ही वाला था। अब सब गड़बड़ हो गया। एक बार फिर मौत के मुंह से बच गया शैतान, लेकिन नहीं, मैं इसे मौत से नहीं बचने दूंगा। हरगिज नहीं बचने दूंगा। नरेश मेहता ने दोनों हाथों से वो भारी पत्थर उठा लिए, उस पर दे मारने के लिए जिसके पतले अधेरों पर मुस्कान कबड्डी खेल रही थी। यह पत्थर तेरे शरीर का मलीदा बना देगा शैतान। नरेश लेकिन नरेश मेहता पत्थर मार नहीं पाया, क्योंकि उससे पहले ही क्रिया चील वहशी तरीके से झपट्टा मार चुकी थी। इस चील ने 2 बार सनी को बचाकर यह साबित कर दिया है कि यह उसके वश में है, और वह एक बार फिर खूंखार इरादों के साथ मेरी तरफ बढ़ रही है। मुझे इसे खचाक बचना होगा। खचाक! नरेश मेहता के चेहरे से खून की धार बह निकली, जिसे देखकर चील और भी ज्यादा आक्रामक हो गई। उफ, इस चील के इरादे साफ जाहिर करते हैं कि यह मुझे फाड़ खाने पर उतारू है, और यह ऐसा कर भी डालेगी अगर मैंने जल्दी ही अपने बचाव के लिए कुछ नहीं किया तो। इस बार खून से लाल होने वाला शरीर चील का था। तड़ाक! एकदम सटीक वार हुआ है, लेकिन यह असरदार तब होगा जब इसके ऊपर ही दूसरा वार भी हो। क्रिया धड़ा! नरेश मेहता का यह वार पहले से भी ज्यादा शक्ति भरा था, जिसने चील को तड़पाकर जमीन पर गिराने के लिए मजबूर कर दिया। अब नरेश मेहता ने चील को दोबारा संभलने का मौका नहीं दिया। खच! मर कमीने! नरेश मेहता आंखों में खून लिए सनी की तरफ पलटा। चील की तरह यह बेलचा पंजी तेरे खून से भी होली खेलेगा शैतान। नरेश मेहता के हाथ में थामा बेलचा पंजी धस धस जाना था सनी के शरीर में। अगर चलो, सब अपने अपने काम पर चलो, जल्दी करो। अगर वह गूंजी उन आवाजों ने नरेश मेहता का ध्यान भंग न किया होता। यह आवाज क्रेशर के वर्कर के काम पर पहुंचने का वक्त हो गया। ऐसे में एक पल भी यहाँ ठहरना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह न सिर्फ 2 लाश पड़ी है, बल्कि मैं सनी की हत्या करते रंगे हाथ पकड़ा जाऊंगा। सनी को सनी को लेकर मुझे तुरंत ही यहाँ से भाग निकलना होगा। बाज की तरह झपट्टे मारकर नरेश मेहता ने सनी को उठाया और तूफान की गति से पिछले रास्ते से बाहर दौड़ पड़ा। एक पल के बाद ही नरेश मेहता अपनी कार से शहर की तरफ वापस लौट रहा था। शुक्र है किसी ने मुझे देखा नहीं, वरना भारी गड़बड़ हो जाती। वैसे इन घटनाओं से मुझे एक सबक जरूर मिला है कि मुझे अपने दिमाग से इस गलतफहमी को एक बार फिर से निकाल देना चाहिए कि मैं इस सांसारिक साधनों से गंटीरा को ख़त्म कर सकता हूँ। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अभिमंत्रित चाकू से ही ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इन अभिमंत्रित चाकुओं को मैं गंवा चुका हूँ। लेकिन कहाँ गंवा दिया मैंने उन्हें? वे चाकू किसी जगह पर मेरी जेब से गिर गए हैं, और वह जगह शायद प्रोफेसर गुप्ता के घर ही हो सकती है, क्योंकि जब मैं फ़ोन सुनने उनके घर में गया था तो चाकू मेरी जेब में मौजूद थे। अब प्रोफेसर के घर मुझे न केवल वे चाकू तलाश करने बल्कि सनी को भी छोड़ने जाना होगा, क्योंकि जब तक चाकू नहीं मिल जाते इससे अपने साथ रखना खतरनाक होगा। चाकू मिलते ही मैं इसे फिर निशाना बनाऊंगा, और जब तक प्रोफेसर साहब मुझे अपने हितैषी समझते हैं तब तक इस शैतान का निशाना
बनाने बनाना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। नरेश मेहता ने कार को प्रोफेसर गुप्ता के बंगले की तरफ मोड़ लिया। तुमने तुम्हारे भतीजे के जिस्म पर सच में घंटीरा नामक की किसी शैतानी आत्मा ने कब्जा कर रखा है, जिसे खत्म करने के लिए तुम्हारे भैया का सहयोगी नरेश मेहता अपने साथ 3 अभिमंत्रित खंजर लिए घूम रहा है। उधर प्रोफेसर गुप्ता के घर में क्या अनाप शनाप बक रही हो तुम लोग? लगता है तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। होटल के कमरे में विरक्त प्यासा और तुम्हारे भैया के सहयोगी की बातें सुनकर विश्वास हमें भी नहीं हुआ था अंजू, लेकिन घटनाएं बताती है कि सच्चाई वही है। अंजू के मस्तिष्क में जबरदस्त विस्फोट सा हुआ। खंजर? 3 खंजर? जो 3 खंजर मुझे मिले, कहीं वे वे ही अभिमंत्रित खंजर तो नहीं? क्या सोचने लगी अंजू? का कुछ नहीं, तुम दोनों जाओ, मैं देखूंगी इस मामले में क्या हो सकता है, लेकिन प्लीज फ्रेंड होने के नाते मैं तुमसे विनती करती हूँ कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। हम समझती हैं। फिर दोनों युवतियां बंगले से बाहर आ गई। अंजू से बात करने से पहले हमने इंस्पेक्टर वर्मन को इस बारे में बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन हमें आगे ख्याल रखना है कि यह बात फिर कभी किसी के सामने हमारी जुबान पर ना आए। हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना होगा। अचानक दोनों चौंक पड़ी। अरे, यह कौवा हमारे पीछे क्यों लगा है? क्वाक क्वाक। पता नहीं, जाने यह किस चक्कर में है। अगले ही पल उन्हें पता चल गया कि कौवा किस चक्कर में था। अपने अपने पैने पंजों से एक का मांस फाड़कर गुजर गया कौवा। तूफान की तेजी से पलटकर दूसरे पर झपटा। कचाक साए। मेरी आंख! उफ! सीला हड़बड़ाकर नीचे गिरी उस युक्ति पर। नहीं, ओह! ऐसे झपटा कौवा जैसे सिंह हिरन पर झपटता है। एक युक्ति पर कौवे के रूप में मौत टूट पड़ी थी। उधर अंधी हुई दूसरी युक्ति। लगता है वह खतरनाक कौवा रोमा पर हमला कर रहा है। मेरे पास समय है कि मैं भागकर अपनी जान बचा लूं। कौवा रूपी मौत से बचने के चक्कर में भाग खड़ी हुई वह युवती क्या जानती थी कि उसकी मौत निश्चित हो चुकी थी। उफ, यह लड़की! कई टन भारी ट्रक के पहियों ने उस युवती के शरीर को खून के भरे गुब्बारे की मानिंद फोड़कर उसे मौत की गोद में पहुंचा दिया, जबकि इस युक्ति की सांसों को छीन लिया था यम के उस अवतार ने। कांव कांव। बेचारी लाश बनी दोनों युक्तियां परलोक सिधारने से पहले यह भी नहीं जान पाई थी कि उन्हें किस कसूर के एवज में मौत की सजा मिली थी। लेकिन अगर कोई इस मासूम के चेहरे को देख लेता तो पल भर में ही सब कुछ जान जाता, क्योंकि उस चेहरे पर थिरकती मुस्कान चीख चीख कर कह रही थी कि जो भी उसका राज जानेगा वो सिर्फ और सिर्फ मौत का हकदार होगा। इसी कड़ी में अगला नाम जुड़ने वाला था उस अंजू का, जो इस समय दहशत भरी नजरों से अपने हाथ में थामे चाकुओं को निहार रही थी। क्या इन खंजरों की बात सच है? क्या सचमुच सनी के शरीर में किसी शैतानी आत्मा का कब्जा है? हो सकता है, क्योंकि इस बात की बहुत सी घटनाएं गवाह है, जैसे खंडहर में गर्भवती भाभी का सोने की कब्र पर गिरकर बेहोश हो जाना, सनी के पैदा होते ही रहस्यमय ढंग से डॉक्टर की मृत्यु हो जाना, इंस्पेक्टर विनोद और घर की आया की विभक्त मृत्यु, तेज जहर से सनी का बच जाना। यह जहर सिर्फ जानवरों पर असर करता है, मनुष्यों पर नहीं। अस्पताल में डॉक्टर की एसिड गिरने से मृत्यु और रक्त प्यासा की उत्पत्ति। उफ उफ, और क्या क्या सोचूं मैं, क्योंकि मुझे तो अब हर घटना यह चीख चीख कर कह रही है कि मेरी सहेली शीला और रोमा का कहा गया एक एक शब्द सच है। अचानक उस आवाज ने अंजू को अचानक चौंका कर रख दिया। सॉरी, लेकिन मैं इन बातों को तब तक सच नहीं मानूंगी जब तक मैं नरेश भैया से इस बात की पुष्टि नहीं कर लेती, और जब तक सारी बात की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक मैं यह खंजरों इन खंजरों में अपने पास संभाल कर रखूंगी। अचानक उस आवाज ने अंजू को अचानक चौंका कर रख दिया। मम्मी, यह आवाज तो सनी की है, तो क्या भैया फिरौती देकर उससे अपहरणकर्ताओं से छुड़ा लाए? देखती हूँ। अपने कमरे से निकलकर बाहर पहुंची अंजू चौंक पड़ी। नरेश भैया तो सनी को लेकर आए हैं, लेकिन यह जब सनी को मारना चाहते हैं तो फिर घर क्यों लाए हैं? इस बात को मैं बाद में सोचूंगी, पहले तो मैं नरेश भैया से सुनी हुई सारी बातों की पुष्टि कर लेती हूँ। घर में कोई है भी नहीं, इसीलिए नरेश भैया से बात करने का मौका भी अच्छा है। अंजू तेजी से नरेश मेहता तक पहुंची। नरेश भैया, सनी को देखने दीजिए।
सनी सनी भैया को खेलने दीजिए, इधर आइए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या बात है? मैं आपसे खंजर के विषय में कुछ। अंजू के मुंह से इतना ही निकला पाया था कि जा मिली उसकी नजरें उन छोटी मगर अंगारे सी मानिंद दहकती आंखों से। ओ नहीं! उसके तन बदन में दहशत की एक लहर सी दौड़ गई और शब्द उसके हलक में ही घुटकर रह गए। चेहरे पसीने से तरबतर हो गया। क्या हुआ अंजू? तुम बोलते बोलते अचानक रुक क्यों गई? कहो ना, क्या कहना चाहती हो? वे मैं आपको सनी। इस बार अंजू के शब्द पर हावी हो गए वो आवाज। सनी मेरा बच्चा। ओह प्रोफेसर और उसकी पत्नी, भैया और भाभी, मैं तो फिरौती की रकम लेकर आया था, लेकिन सनी तो अपने आप आ गया। कौन लाया इसे? मैं। कैसे? कहाँ से? जवाब में नरेश मेहता ने एक मनगढ़ंत कहानी प्रोफेसर को सुना दी, जिसे सुनकर खैर तुम सनी को जैसे भी लाए हो, लेकिन बिना फिरौती दिए सनी वापस लौट ही आया। हम तुम्हारे इस कारनामे के लिए सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर के अचानक आने से अंजू अपनी बात मुझसे कह ना पाई, लेकिन इतना जरूर है कि वह खंजर के विषय में ही कोई बात करना चाहती है। लेकिन ऐसे में अंजू से बात कैसे हो? अंजू भी कुछ वैसा ही सोच रही थी। उफ! सनी की आंख में मैंने नफरत का तूफान देखा। मुझे उम्मीद है कि उसकी उपस्थिति में नरेश भैया से कोई बात नहीं कर सकती। मुझे उससे अकेले में ही कहीं कहीं मिलना होगा। लेकिन कहाँ? चिड़ियाघर में। अंजू खुशी से नाचती हुई बोली, अपना सनी वापस लौट आया भैया। इस खुशी में हम सब कल सनी को चिड़ियाघर घुमाने ले चलेंगे, जहां मैं और सनी खूब मजे से पिंजड़े में बंद बंदरों को नाचता हुआ देखेंगे। ठीक है, कल चिड़ियाघर चलने का प्रोग्राम पक्का। मैं चलता हूँ प्रोफेसर साहब, जल्दी ही फिर मिलूंगा। ओके नरेश। पिंजड़े में बंद बंदरों वाली बात कहकर अंजू का मुझे इशारा करने का एक ही मतलब है कि वह मुझे कल कल बंदरों के पिंजरे के पास मिलना चाहती है। मैं वहां जरूर पहुंचूंगा, क्योंकि मुझे वहां उससे मिलकर खंजर प्राप्त करने हैं। उम्मीद है नरेश भैया मेरा इशारा समझ गए होंगे। अगले दिन चिड़ियाघर में। देख सनी, शेर घर। आमतौर पर चिड़ियाघर के जानवर दर्शकों को देखकर भड़कते नहीं हैं, लेकिन ना जाने आज यह शेर इस तरह क्यों भड़क रहा है, और ना जाने क्यों यह सनी को घूर रहा है। हैरत में डूबे प्रोफेसर गुप्ता नहीं जानते थे कि शेर सनी को देखकर नहीं, बल्कि सनी के शरीर पर गंटीरा की आत्मा को देखकर भड़का था। क्योंकि क्योंकि अन्य बेजुबान जानवरों की तरह उसने भी उस आत्मा को बखूबी पहचाना था। अचानक सन्नी की दहकती आंखें वहां से खिसक कर जाती अंजू पर जा स्थित हुई। मेरे लिए यह अच्छा भी है कि भैया और भाभी काफी दिलचस्पी से जानवरों को देखने में व्यस्त हैं। ऐसे में पास ही स्थित बंदरों के पिंजड़े के पास पहुंचकर नरेश भैया से सन्नी और इन खंजरों के बारे में बात कर सकती हूँ, जो मैंने अपने हैंडबैग में छिपाए हुए हैं। शोले की मानिंद लाल थी सनी की आंखें। अंजू जल्द ही पास ही स्थित बंदरों के पिंजरे के पास पहुंच चुकी थी। खो खो, लगता है मैं पहले आ गई। इतना इंतजार करती हूँ, नरेश भैया भी आते होंगे। अंजू ने पिंजरे के बंद बंदरों पर नजर डाली तो एक ठंडी सिरहन उसके शरीर में दौड़ती चली गई। खो खो, ओह इन बंदरों को क्या हुआ? यह सब मुझे ही क्यों घूर रहे हैं? अचानक बंदरों ने अप्रत्याशित हरकत करनी आरंभ कर दी। यह बंदर तो ऐसे उछल कूद मचा रहे हैं जैसे पागल हो गए हैं, और इनके इरादे ऐसे लग रहे हैं जैसे पिंजरे की जाली तोड़कर बाहर निकल जाएंगे। ओ नो! खो खो, सारे बंदर ने मिलकर पिंजरे की जाली को तोड़ डाला। उफ! और अब यह मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? पहले एक और फिर एक के बाद एक बहुत से बंदर ने अंजू को दबोच लिया। कुछ ने कुछ ने कुछ ने बंदरों से अंजू को बचाने की कोशिश की तो इन खूंखार बंदरों से हम नहीं निपट सकते। भागो! चिड़ियाघर के कर्मचारियों को खबर करनी चाहिए। और जब सभी लोग अपनी जान बचाकर घटनास्थल से भाग खड़े हुए, तब घटनास्थल पर तूफान सा पहुंचा नरेश मेहता। हटो! नरेश मेहता पर भी बंदरों का हमला हुआ। उफ! खाली हाथ इनसे आ भिड़ने की सोचकर मैंने बेवकूफ़ी की है। इस तरह तो यह न सिर्फ अंजू को बल्कि मुझे भी चीर फाड़ डालेंगे। खो खो, इससे लड़ने के लिए कोई चीज़ मेरे हाथ में होनी होनी चाहिए, फिर चाहे वह पेड़ की डाल ही क्यों ना हो, लेकिन वह मेरे वजन से टूट जाए तो बात बने। पर मौजूद पेड़ की डाल मजबूत जरूर थी, लेकिन एक चमत्कार की तरह टूटी। कड़ाक! कमाल है, इतनी मजबूत डाल मेरा वजन नहीं सह सकी। खैर, मुझे क्या, मेरा काम तो हो गया। अब इन बंदरों की खैर नहीं। तड़ाक तड़ाक!
हाथ के साथ साथ नरेश मेहता का दिमाग भी चल रहा था। यह बंदर अचानक इतने खूंखार कैसे हो गए कि इन्होंने पिंजरे की मजबूत जाली तक तोड़ डाली और अंजू पर आक्रमण। ओह नो! इन सारे बंदरों ने एक साथ ही अंजू पर हमला क्यों बोला, जबकि यह अन्य बहुत से लोग हैं। कहीं इसका मतलब यह तो नहीं कि इन बंदरों को पागल कर देने के पीछे घंटीरा का आत्मा का हाथ हो और यह बंदर अंजू को इसलिए मार देना चाहते हैं कि यह खंजरों के बारे में जान गई है। तड़ाक! यही बात है। इस उस शैतान का राज जानने वाला अन्य लोग की तरह अंजू की भी मौत आई है, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। मैं इस शैतानी नियम को बदल दूंगा। अंजू को मैं मरने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। बंदरों से लड़ते नरेश मेहता की नज़र अचानक जो बंदरों के बाकी पिंजड़े पर पड़ी तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। खो खो! ओह, यह बंदर तो बेहोश होते जा रहे हैं, लेकिन पिंजरे में बंद बाकी बंदर भी जाली तोड़ देने को उतारू हैं और वे कुछ ही पल में ऐसा भी कर देंगे। इसीलिए बाकी बंदरों से निपटने की सोचने से अच्छा है कि मैं अंजू को लेकर तुरंत ही यहाँ से भाग 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 खड़ा हूँ। ओह! बंदर पिंजरे की जाली तोड़ने में सफल हो गए। अब एक पल भी गंवाना बेवकूफ़ी होगी। दूसरे ही क्षण नरेश मेहता ने पलक पलटकर बेहोश हो चुकी अंजू को अपनी बाहों में उठा लिया और पीटी ऊषा की सी तेजी से भाग खड़ा हुआ। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।